आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का ये चैप्टर 9 है। और चैप्टर 9 बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये चैप्टर पूरा विस्तार से हम लोग पढ़ लिए हैं और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ लिए। आपको पता है कि हम लोग चैप्टर कैसे पढ़ते हैं? सबसे पहले चैप्टर को विस्तार से पढ़ते हैं, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जैसे ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होता है उसका मॉडल सेट हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देते हैं और आप टेलीग्राम ग्रुप में उसका आंसर लिख कर भेजते हैं। हम चेक करके बताते हैं कि आंसर कहाँ कहाँ गलत है, कहाँ और आपको सुधार की जरूरत है। इससे पहले चैप्टर 8 तक का मॉडल सेट हम टेलीग्राम ग्रुप में दे दिए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या टेलीग्राम ग्रुप में आप टेलीग्राम में आप सर्च कर सकते हैं हिस्ट्री टॉक और आपको ग्रुप मिल जाएगा और आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और ग्रुप में चैप्टर 8 तक आपको मॉडल सेट दे दिया गया। और मॉडल सेट क्या होता है ये भी समझ लीजिए। मॉडल सेट वो होता है जैसे एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है ना, वैसे ही क्वेश्चन उस मॉडल सेट में भी रहता है। और मॉडल सेट में हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन देते हैं, हर चैप्टर का क्वेश्चन देते हैं, तो वही क्वेश्चन से आपको रिवीजन भी हो जाता है और एग्जाम में कैसा पैटर्न आता है वो भी आपको पता चल जाता है। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। और इससे पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास हुआ है, चैप्टर 9 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास पूरा हो गया है, तभी तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज चालू किया गया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन। तो अभी तक आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखा है तो उसका भी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ होगा वहां से भी देख सकते हैं। आज हम लोग ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, इसको हम यहीं पर आपको एकदम लिखना सिखाएंगे पूरा विस्तार से कि कैसे कैसे उसमें मैप डालते हैं। आपको बहुत सारे बच्चों का यही सवाल रहता है कि आखिर हम क्वेश्चन में जब क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो उसमें मैप कैसे डालें, डायग्राम कैसे डालें, या कोई चार्ट बनाना हो तो वो चार्ट हम कैसे बनाएं। तो आज इसमें पूरा विस्तार से हम बताएंगे कि देखिए, जब तक आप किसी आंसर में, अगर हिस्ट्री का आंसर आप लिख रहे हैं, तो जब तक किसी भी आंसर में आप मैप या चार्ट या डायग्राम नहीं बनाएंगे वो आंसर बड़ा नहीं होता है, आंसर बड़ा और बेहतरीन नहीं होता है। तो देखिए, नंबर, अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो उसके लिए दो चीजें महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहला कि आपका आंसर सही होना चाहिए, और दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि आपका आंसर एक देखने में बेहतरीन आंसर लगना चाहिए। तो उसके लिए आपको मैप और डायग्राम का प्रयोग करना होता है। तो चलिए आज वही हम लोग सीखेंगे। तो चैप्टर 9 में 2-3 गो क्वेश्चन है। चलिए आज पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का संक्षिप्त मूल्यांकन करें। देखिए ये क्वेश्चन कौन कौन तरीका से आता है। पहला तरीका आएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का संक्षिप्त मूल्यांकन करें, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासनिक इकाइयों का वर्णन करें। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासनिक जो इकाई है उसका वर्णन करें, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार का वर्णन करें। ध्यान रखिए, इन सभी क्वेश्चन का आंसर एक ही जैसा होगा। और देखिए कैसा होगा, आप अभी अब हम लोग लिखना सीखेंगे, और अगर आप इसको अंत तक देख जाइएगा ना तो आपको पूरा विस्तार से लिखने आ जाएगा। और ये सबको कैसे लिखेंगे, आप साथ साथ लिखते भी जाइएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन लिख लीजिए और ये आंसर लिखते जाइए। देखिए आंसर 3 पार्ट में लिखते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, वो आप खुद से लिख सकते हैं, और जो मध्य भाग और निष्कर्ष, ये आपको याद भी कुछ करना होता है। ये नहीं कि सब खुदे से नहीं लिख लेंगे। अगर अच्छा पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा से लिख सकते हैं, क्योंकि हम चैप्टर विस्तार से पूरा पढ़ा है। तो चलिए इंट्रोडक्शन लिखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखना सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछा गया है। इंट्रोडक्शन में जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसकी मुख्य बातों को इंट्रोडक्शन में लिखते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का, आप यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का बारे में आप ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किस वंश की स्थापना की गई, यहाँ पर आप डाल सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण। क्योंकि एग्जामिनर को जैसे ही देखेगा उनको उस एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ इस बच्चा को कुछ जानकारी है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किया गया, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, आप साथ साथ लिखते जाइए। देखिए आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध पर नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश का स्थापना किया गया। नंद वंश का अंत किया था तो नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना किया गया। ऐसे भी, या अपने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अपने गुरु के सहायता से मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किया गया। ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 तरीके से इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे ही शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य द्वारा इनको कुशल राजा या कुशल प्रशासक लिख सकते हैं, कुशल राजा बनने की बेहतरीन शिक्षा दिया गया था। बेहतरीन शिक्षा दिया गया था, और ये शिक्षा तक्षशिला, कहां पर, तक्षशिला, यहाँ पर लिखना है। ये शिक्षा, इसके आगे लिखना है, ये शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में
चाणक्य और अन्य गुरुओं के नेतृत्व में या अन्य आचार्यों के नेतृत्व में इनको दिया गया था। अन्य आचार्यों के नेतृत्व में इनको शिक्षा दिया गया था। देखिए, ये अकेले चाणक्य ही थोड़े इनको शिक्षा दे रहे थे, और भी बहुत सारे गुरु थे जो तक्षशिला विश्वविद्यालय में थे और इनको बेहतरीन शिक्षा दिया गया था। तो चलिए इतना लिख लिए कि अन्य गुरुओं के नेतृत्व में भी ये शिक्षा दिया गया, इतना लिख लिए। अब ये इतना इंट्रोडक्शन हो गया, काफी है। आप चाहे तो और भी इनके बारे में इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं, और भी जो मुख्य बात है वो ऊपर लिख सकते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखना है तो सबसे पहले इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में लिखेंगे, तो यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। देखिए, मुख्य बातों को लिखकर और उसको अंडरलाइन करना होता है, ध्यान रखिएगा, मुख्य बातों को लिखकर और अंडरलाइन करना होता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन। देखिए, कुछ बच्चों ये पूछते हैं कि क्या सिरो रेखा खींचे ऊपर, सिरो रेखा क्या होता है? सिरो रेखा समझते हैं आप? शब्दों को ये शब्द लिखा गया है, इन शब्दों को ऊपर जो भी आप रेखा खींचते हैं इसको सिरो रेखा बोलते हैं। तो कुछ बच्चों का ये सवाल रहता है क्या इस पर सिरो रेखा खींचे कि ना खींचे। तो देखिए, अगर अभी तक आप, क्योंकि आप 12th पास करके ग्रेजुएशन में आए होंगे ना, तो अभी तक अगर 12th तक आपको आदत नहीं होगा सिरो रेखा खींचने का, तो आगे भी आदत नहीं बनेगा। इतना नहीं, अगर 12th तक आपको आदत बिल्कुल नहीं है कि सिरो रेखा खींचे कि ना खींचे, अगर सिरो रेखा 12th तक नहीं खींचते आ रहे हैं, तो अभी कौन सा खींचने में, अगर आप कोशिश कीजिएगा, मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो सिरो रेखा बिल्कुल नहीं खींचता है, आप कोशिश करेगा कि हाँ ऊपर हम सिरो रेखा खींच खींच कर लिखे, तो समझ लीजिए कि उससे उसका स्पीड बहुत ही कम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आप जैसे लिखते हैं वैसे लिखिए। अगर सिरो रेखा खींचते हैं ऊपर तो बेहतरीन है, और नहीं खींचते हैं तो भी अच्छा है, क्योंकि सिरो रेखा खींचने से थोड़ा सा अच्छा लगता है। यही बात कि सिरो रेखा खींचने से क्या होता है, लगता है कि शब्द इतना ही में है, तो सिरो रेखा खींचना ही बेहतर होता है। अगर आप नहीं खींच पाते हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है, इतना पर भी लिख सकते हैं, और क्या। और खींचते हैं सिरो रेखा ऊपर तो और भी अच्छी बात है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन। अब चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन में क्या, सबसे पहले इनकी जीवन, ये कहाँ पर इनका जन्म हुआ, इनकी माता का क्या नाम था, और इनकी माता का नाम क्या था, और इनकी शिक्षा कहाँ हुई, प्रारंभिक जीवन में ही ना। तो इनका देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करें, प्रारंभिक जीवन लिखकर और यहाँ से लिखना शुरू करें। चंद्रगुप्त मौर्य का, इसमें क्या लिखेंगे, ये लिखकर उसमें लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन के बारे में ज्यादा कुछ स्रोत नहीं मिल पाता है। स्रोत ज्यादा कुछ इनके बारे में यहाँ पर लिखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिल पाता है, लेकिन इनका माता का नाम मूरा था, इनकी माता का नाम मूरा था। और जब ये अपने, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनकी माता का नाम मूरा था, और बचपन में ये एक कहानी की तरह माना जाता है, ध्यान रखिए, कहानी की तरह माना जाता है कि ऐसा हुआ था। तो वही वाला कहानी लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में, के प्रारंभिक जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन इनकी माँ का नाम मूरा था, या इनकी माँ के बारे में थोड़ा जानकारी मिल पाता है। लिखेंगे इनकी माँ के बारे में थोड़ा जानकारी मिल पाता है, जिनका नाम मूरा था। जब ये बचपन में अपने घर के पास में ही खेल रहे थे, तो इनको खेलते हुए चाणक्य ने देख लिया, और इनके अंदर प्रतिभा को पहचाने, चाणक्य द्वारा इनके अंदर की प्रतिभा को पहचाना गया। ये सब लिखे इसमें, चाणक्य द्वारा इनकी प्रतिभा को पहचाना गया, और इनकी प्रतिभा को पहचाना गया, और इनको तक्षशिला लेकर जाया गया, इनकी माँ से इजाजत लेकर, और इनको तक्षशिला विश्वविद्यालय में लेकर गए। और चाणक्य द्वारा ये इनको तक्षशिला विश्वविद्यालय में इसलिए लेकर जाया गया क्योंकि चाणक्य को मगध का एक कुशल प्रशासक चाहिए था, जो कि उस समय कोई कुशल प्रशासक नहीं था। उस समय नंद वंश का मगध प्रशासन था, और नंद वंश का शासक धनानंद द्वारा मगध में अत्याचार किया जा रहा था, जिसके कारण चाणक्य को एक अच्छा और कुशल नेतृत्व वाला शासक चाहिए था, और उसी समय सिकंदर का भी आक्रमण भारत पर होने वाला था। इसीलिए चाणक्य द्वारा मगध से ही चंद्रगुप्त मौर्य को अपने विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय में लेकर जाया गया, और वहां इनको कुशल प्रशासक बनने की बेहतरीन प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग होता है, ध्यान रखिएगा, बेहतरीन प्रशिक्षण दिया गया, ये सब लिखते जाइएगा, बेहतरीन प्रशिक्षण इनको दिया गया। और ये चाणक्य और अन्य गुरुओं की सहायता से इनको एक कुशल राजा बनने की सभी शिक्षाएं दी गई। एक कुशल राजा बनने की सभी शिक्षाएं दी गई। एक और बात यहाँ पर दी गई, यहाँ पर रुकिए,
इतना लिखकर। अब यहाँ पर आप चाहे तो एक मैप बना सकते हैं। मैप क्या बनाएंगे, भारत का ऐसे मैप बना दीजिए। भारत का मैप बनाना आपको सिखाया, देखिए यहाँ ठीक नहीं बना। भारत का मैप बनाना आपको सिखाया था ना, देखिए यहाँ पर मैप बनाना है वो, लेकिन हम यहाँ पर बनाकर आपको बता रहे हैं, दिखाई देगा ना। हाँ ठीक, भारत का एक मैप बना देना है। हो गया, कोई जरूरी नहीं कि पूरा एकदम बढ़िया सा बने, थोड़ा बड़ा बनेगा तो अच्छा से बन जाएगा। और यहाँ पर कर लीजिए तक्षशिला, लिख लीजिए क्या, तक्षशिला। तक्षशिला ये लिख लीजिए यहाँ पर, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र यहीं से लेकर गए थे। और यहाँ पर अब लिखिए ऐसे 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 बना दीजिए, तीर का निशान बना दीजिए, लिख दीजिए तक्षशिला विश्वविद्यालय ऐसे करके लिख दीजिए। और यहाँ पर ये वाला मैप यहाँ पर बना दीजिए। अब इससे होगा क्या, एग्जामिनर जब देखेगा तो उनको उनको ये समझ में आएगा कि बच्चा इसलिए ये बनाया है ताकि उनको पता चले कि यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य को कहाँ से, यहाँ से लेकर जाया गया था तक्षशिला विश्वविद्यालय में। ठीक है, यहाँ पर ये मैप बना दिए। और वहां पर अन्य गुरुओं के द्वारा भी चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी गई। यहाँ पर आप रुक लीजिए, रुक जाइए और वहां से नीचे क्या कीजिए, नीचे क्या कीजिए, वहां पर आपको एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम कैसे बनाना है, मैप तो साइड में बना दिए, साइड में मैप बनाएंगे और आपको डायग्राम कैसे बनाना है। अब इस यहाँ पर लिखना है चंद्रगुप्त मौर्य के विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं, क्या लिखना है नीचे, वो लिखने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं, विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं, कौन कौन सी शिक्षाएं दी गई थी ये भी लिखना है नीचे। चंद्रगुप्त मौर्य को विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं दिया गया, विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया, उसके नीचे लिखेंगे विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं। विभिन्न प्रकार की शिक्षा कौन कौन था, तो आपको ये ऐसे बनाकर लिखना है, विभिन्न प्रकार की शिक्षा लिख दिए, जितना हम बोले उतना लिखने के बाद ये साइड में मैप बना दीजिए और मैप बनाने के बाद लिखिए चंद्रगुप्त मौर्य को विभिन्न प्रकार की शिक्षा है। अब लिखने के बाद नीचे इसके ठीक नीचे आपको डायग्राम बनाना है। ये अब देखिए ये लिख लिए, उसके बाद जो आंसर बोले वो लिख लिए, उसके बाद मैप बना लिए, उसके बाद ये लिख लिए। और ये अभी मत लिखिएगा, ये सब मत लिखते जाइएगा, अभी शिक्षाएं लिखकर और उसके नीचे एक डायग्राम आपको बनाना है। कैसा डायग्राम बनाना है, देखिए ये डायग्राम कैसा, शिक्षाएं कैसे कैसे करके डायग्राम बनाना, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखिएगा शिक्षाएं, शिक्षाएं लिखे ना, विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं, तो शिक्षाएं करके यहाँ पर शिक्षाएं लिख लिए यहाँ पर। और कौन कौन सी शिक्षा दिए गए थे, एक नंबर में कुशल योद्धा, और उसके बाद कुशल योद्धा के लिए रणनीतिकार की भी शिक्षा दी गई थी। दूसरा इतिहास के बहुत बेहतरीन शिक्षा दिया गया था, इतिहास। तीसरा नंबर में भूगोल की बहुत अच्छी शिक्षा दी गई थी। चौथा नंबर में राजनीति की बहुत अच्छी शिक्षा दी गई थी। ये 3-4 तरह की शिक्षाएं थी उनको, जो कि बेहतरीन दिया गया था। आप कहेंगे कि इतिहास जानकर वो क्या करेंगे, भूगोल जानकर क्या करेंगे। देखिए एक राजा को सब कुछ जानना होता है, कुशल प्रशासक को ये जिम्मेवारी होती है कि वो सारा कुछ जाने। इतिहास इसलिए जानना जरूरी होता है, अपने आसपास का इतिहास। बगल वाला राजा से लड़ने जा रहा है, अगर पता नहीं कि उसका इतिहास क्या है, अभी कौन कौन से राजा से युद्ध लड़ा है, किससे हारा है, किससे जीता है, किससे में लड़ना है कि नहीं लड़ना है, उसके इतिहास जानेंगे तभी ना पता चलेगा कि वो कितना ताकतवर है, पहले कौन कौन से राजा से युद्ध लड़ा है, हारा है कि जीता है। अगर ताकतवर होगा तो समझौता करके काम चला लेंगे, अगर कमजोर होगा तो लड़ लेंगे, इसमें क्या है, बराबरी का होगा तो लड़ लेंगे। तो ठीक वैसे इतिहास यही, इसलिए भूगोल इसलिए जानना होता है कि जहां पर हम लड़ने जा रहे हैं उसका वो जमीन जो है वो कैसा है, कहीं दलदली भूमि पर तो लड़ने के लिए नहीं ना बुला रहा है, ऐसे ही हार जाएंगे। ये पहाड़ी एरिया में तो लड़ने के लिए नहीं ना जाना है, तो उस तरह से रणनीति बनाया जाता है। राजनीति के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, आसपास माहौल का चल क्या रहा है, राजाओं के बारे में, तो ये सब के बारे में उनकी शिक्षा दी गई। तो यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा इतना लिख लेंगे और उसके बाद यहीं पर इसको रोक देंगे। उसके बाद लिखेंगे भारत पर सिकंदर का आक्रमण। यहाँ पर क्या लिखेंगे, भारत पर सिकंदर द्वारा 326 ईसा पूर्व में, भारत पर सिकंदर द्वारा 326 ईसा पूर्व में आक्रमण
किया गया। भारत के कुछ हिस्सों पर ये देखिए, सिकंदर भारत में एंट्री कर चुका था, लेकिन मगध के क्षेत्र में एंट्री नहीं किया। जैसे ही ब्यास नदी पार करता, मगध के क्षेत्र में एंट्री कर जाता। भारत में तो एंट्री कर ही गया, क्योंकि भारत उस समय तक्षशिला तक था। वो उधर तक्षशिला जो था, तक्षशिला वाला, पंजाब वाला, उधर सब भारत में सब आता था। तो भारत में एंट्री कर ही चुका था। यहाँ पर क्या लिखेंगे, भारत पर सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ। और उसके बाद सिकंदर द्वारा ये रणनीति बनाया गया कि वो मगध पर आक्रमण करेगा। उससे पहले जैसे ही सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ, तक्षशिला का राजा आम्बी द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया और उसके द्वारा सिकंदर को भरपूर मदद किया गया, जिसके कारण सिकंदर ने पंजाब के शासक, या आप सिंध भी बोल सकते हो, सिंध के शासक पोरस को हराया गया। और पोरस की जितनी भी सेनाएं थी, पोरस की जितनी भी सेनाएं थी, वो ये सिकंदर के समर्थन में आ गई। और सिकंदर के समर्थन में आने के बाद सिकंदर और ज्यादा ताकतवर हो गया। और तक्षशिला के राजा आम्भी के दरबार से ही सिकंदर द्वारा भारत के सारे राजाओं को पत्र भेजा गया कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। तो वहां पर कुछ राजाओं द्वारा आत्मसमर्पण किया गया, जबकि बाकी राजाओं द्वारा युद्ध की घोषणा की गई कि आ जाओ, युद्ध के लिए हम तैयार हैं। ये सब इसी में लिखेंगे, जितना कुछ बोले हैं, युद्ध के लिए तैयार है। उसके बाद एक मिनट और बात समझिए ना, जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे तो बताया था ना कि ये सिकंदर वाला भी चैप्टर पढ़ा रहे थे कि चाणक्य द्वारा और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कैसे साजिश करके और यहाँ से सिकंदर को भगाया गया था। वो कहानी यहाँ पर आपको लिख देना। आप पूरा कहानी बताएंगे तो और ज्यादा लंबा हो जाएगा, पहले से इतना ये लंबा हो गया, ये लंबा नहीं, वीडियो और ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर कहानी, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य मिलकर कैसे सिकंदर को यहाँ से क्या किए थे, भगाए थे। ठीक है, लिख लिए यहाँ पर। और उसकी सेनाएं कौन कौन से भय के कारण भागी थी, ये भी आप लिख सकते हैं। भय को मतलब किस कारण से उसकी सेनाएं भागी थी, भय के कारण भागी थी, उनके पारिवारिक चिंता हो गया था उनकी सेनाओं का, इसलिए भागे थे वो लोग, भूखमरी हो गया था उनके बीच में, थोड़ा सा खाना का भी दिक्कत हो गया था, थोड़ा बीमारियां हो गई थी, ये सब के कारण उनकी सेनाएं क्या हुई थी, यहाँ से भाग गई थी, वापस अपने देश लौटना चाह रहे थे वो लोग, मतलब लौट गए थे वो लोग अपने देश। ये वाला कहानी यहाँ पर लिख देंगे। अगला में क्या लिखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद वंश का अंत। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद वंश का अंत। अब चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद वंश का अंत कैसे किया गया, ये भी जब चैप्टर पढ़ा रहे थे विस्तार से बताए थे। तो इसमें आपको लिख देना है कैसे सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आक्रमण किया गया, तो पहली बार में तो ये लोग हार गए थे। सबसे पहले तो इसमें आप ये लिखिएगा कि वो लोग चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य द्वारा सेना कैसे बनाया गया, बाकी बगल वाले राज्यों से मदद कैसे लिया गया। जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे विस्तार से पढ़ाए थे कि वो कैसे बाकी राज्यों से मदद लिया गया। उसके बाद पहली बार जब मगध पर ये लोग आक्रमण किए, नंद वंश के शासनकाल पर, मतलब नंद वंश के साम्राज्य पर जैसे ही आक्रमण किए, पहली बार तो हार गए, लेकिन दूसरी बार महल के अंदर ही आक्रमण करके नंद वंश के शासक धनानंद के काम खत्म कर दिए। और यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना कर दी गई और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया गया और चाणक्य को प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके बाद इनकी प्रशासनिक इकाई के बारे में, लिख देंगे। क्या प्रशासनिक इकाई के बारे में लिखेंगे, प्रशासनिक इकाई लिखकर अंडरलाइन करेंगे कि उनके प्रशासन के बारे में भी इसमें लिखना है, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का संक्षिप्त मूल्यांकन करना है ना, तो प्रशासन की इकाई के बारे में भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। प्रशासन की इकाई लिखकर करेंगे ये कि इनका शासन लिखेंगे, इनका शासन या प्रशासन, यानी इनका प्रशासन केंद्रीकृत था, सारी शक्तियां राजा के हाथ में होती थी और मुख्य रूप से युद्ध करने के समय अधिकतर समय राजा ही सेनापति होते थे और इनकी शक्तियां केंद्रीकृत होती थी। लेकिन केंद्रीकृत होने के साथ साथ जनता के प्रति भलाई के दृष्टि से भी राजा द्वारा जनता के भलाई के बारे में हमेशा सोचा जाता था। केंद्रीकृत होने का मतलब ये नहीं था, ये केंद्रीकृत होने का अर्थ ये नहीं था कि राजा निरंकुश थे, राजा निरंकुश नहीं थे। राजा हमेशा जनता के बारे में ही सोचते रहते थे या जनता के कार्यों के बारे में ही लगे रहते थे। और इनकी प्रशासन की मुख्य पुस्तक अर्थशास्त्र थी। इनकी प्रशासन मुख्य रूप से अर्थशास्त्र द्वारा, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र द्वारा चलाया जाता था। इतना लिख देंगे। उसके बाद सैन्य व्यवस्था लिखेंगे। इनकी कई प्रकार की सैन्य व्यवस्था जिसमें मुख्य रूप से चतुरांगण बल को रखा जाता है। चतुरांगण क्या लिखेंगे, चतुरांगण बल को रखा जाता है। इतना लिख देंगे, मुख्य रूप से चतुरांगण बल को रखा जाता है। लिखेंगे चतुरांगण बल लिखकर सबसे पहले लिखेंगे पैदल सैनिक। दूसरा क्या लिखेंगे, घुड़सवार। तीसरा लिखेंगे रथ और चौथा लिखेंगे
हाथी। चौथा क्या लिखेंगे? हाथी। ये इनके सैन्य व्यवस्था था। इतना कुछ लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे गुप्तचर विभाग, लिखकर अंडरलाइन करेंगे। लिखेंगे इनका गुप्तचर विभाग बहुत ही मजबूत था। गुप्तचर विभाग दो तरह के होते थे, एक घूमने वाले होते थे और दूसरा संगठन में। एक घूमने वाले थे, एक गुप्तचर विभाग जो ऐसे ही घूमते रहते थे और अकेले अकेले गुप्तचर घूमते थे, और दूसरा गुप्तचर जो संगठन में घूमते थे। और मुख्य रूप से ये दोनों गुप्तचर सीधे सीधे प्रधानमंत्री को अपना सूचना देते थे। प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? कौन थे प्रधानमंत्री उस समय? उस समय थे चाणक्य। तो चाणक्य को सूचना दिया जाता, मुख्य रूप से चाणक्य को सूचना दिया जाता था। तो ये गुप्तचर विभाग दो तरह के लिख लेंगे। न्याय व्यवस्था, तो न्याय व्यवस्था लिखेंगे, न्याय व्यवस्था का अंतिम निर्णायक भूमिका राजा द्वारा लिया जाता था, लेकिन कुछ छोटे स्तरों पर, गांव के स्तर पर, कुछ जिला के स्तर पर, कुछ बड़े प्रांतों के स्तर पर भी न्याय की व्यवस्था अलग अलग की गई थी। और अंतिम जो निर्णय था, जो बड़े बड़े कोई भी बड़ा बात होता था या बड़ा कुछ निर्णय लेना होता था, तो वो राजा लेते थे। न्याय व्यवस्था में लिख देंगे। देखिए, तो इतना कुछ लिख लिए। और अंतिम में लिख देंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? यहाँ न्याय व्यवस्था के बाद लिखेंगे निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन एक बेहतरीन प्रशासन था, क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उनके गुरु चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र की जो रचना की गई थी, वो बेहतरीन प्रशासन चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। बस अर्थशास्त्र द्वारा खत्म तो हो गया। इतना ही तो था। तो हम लोग तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें तो समझ में आ गया होगा।